हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो रिवीजन सेट था दूसरा आज कर रहे हैं। कल हमने एक किया था, ठीक है, और आज ये दोपहर में लाना था, लेकिन आपको पता है कि क्यों नहीं आ पाया। हालांकि मैं इस टाइम पे इसको लेके आई हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली के लिए खुले गैर सदस्यीय चुनाव यानी ओपन नॉन पार्टी इलेक्शन की सिफारिश की थी। तो आपको पता है इसका आपको जवाब देना और लास्ट में आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा बलवंत राय मेहता समिति ने दी थी, या अशोक मेहता समिति ने दी थी, या GV.K. राव समिति ने दी थी, या LM सिंघवी समिति ने दी थी। तो इसका आपको उत्तर देना है कि खुले गैर सदस्यीय चुनाव यानी ओपन नॉन पार्टी इलेक्शन की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इसका जवाब देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के खिलाफ युद्ध की रणनीति के रूप में सबसे अधिक जाना जाता है, जिसमें विभिन्न योजनाओं को एक साथ लाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है जवाहर रोजगार योजना है, या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। तो ये आपको 4 बताने, ये ऑप्शन है आपको बताना है कि किसे गरीबी के खिलाफ युद्ध की रणनीति के रूप में सबसे अधिक जाना जाता है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन राइट होगा, आपको उसका जवाब देना है, ठीक है। लास्ट में इसको आंसर आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये रिवीजन सेट है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में माइक्रो फाइनेंस का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है। तो बड़े औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना है, या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करना है, या कमज़ोर वर्गों को साहूकारों को शोषण से बचाना है, या ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण को बढ़ावा देना है। तो माइक्रो फाइनेंस का महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होता है, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक प्रावधान पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं के लिए तैयार करने का अधिकार देता है। तो ये कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, अनुच्छेद 243A, 243D, 243G और 243I कह रहा है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा संवैधानिक प्रावधान है जो पंचायतों को आर्थिक और सामाजिक न्याय की योजनाओं को तैयार करने का अधिकार देता है। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा देता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी CDP की असफलता का एक मुख्य कारण क्या है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है लोगों की अत्यधिक भागीदारी, इसका जन भागीदारी के बजाय नौकरशाही का प्रभुत्व होना, या ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक जागरूकता, या कम ग्रामीण गरीबी, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ऐसा CDP कार्यक्रम है जिसकी असफलता का मुख्य कारण इसमें से है। तो इन चारों में से आपको कोई एक आंसर देना है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का व्यवसायीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किस प्रकार से ग्रामीण विकास में बाधक बन सकता है, ठीक है। तो बताना है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का जो कमर्शियलाइजेशन है, कृषि का जब व्यवसायीकरण किया जाएगा तो ये किस प्रकार से ग्रामीण विकास में बाधक बन सकता है। तो पहला ऑप्शन है किसानों की आय बढ़ाता है, या दूसरा है यह खाद्य फसलों के बजाय नकदी फसलों को बढ़ावा देना जिससे खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तीसरा यह केवल बड़े किसानों को लाभ पहुंचा सकता है, और चौथा यह ग्रामीण बेरोजगारी को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ग्रामीण विकास में यानी जब कृषि का व्यवसायीकरण किया जाएगा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो उससे ग्रामीण विकास में बाधक बनेगा। तो आपको इसका राइट जवाब देना है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किस निकाय की स्थापना का प्रावधान किया था। तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की, राज्य योजना आयोग की, राज्य वित्त आयोग की, या ग्राम न्यायालय की, ठीक है। तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने किस निकाय की स्थापना का प्रावधान किया था, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्वायत्तता के लिए। तो पंचायती राज की जो वित्तीय स्वायत्तता है किस पर निर्भर करती है, आपको इसमें से चारों में से बताना है कि कौन वित्त का प्रबंधन करता है पंचायती राज के लिए, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। अगला है किस कार्यक्रम ने गरीबी के खिलाफ युद्ध की रणनीति को एक लक्ष्य दृष्टिकोण यानी टारगेटेड अप्रोच में बदल दिया, जिसमें
पहचान किए गए गरीब परिवारों को सहायता दी जाती थी। तो पहला है जवाहर रोजगार योजना के तहत, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत, काम के बदले अनाज कार्यक्रम या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के तहत। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से बताना है कि किस योजना के तहत जो टारगेटेड यानी लक्षित जो गरीब हैं उनको उनकी पहचान किए गए गरीब परिवारों से सहायता से की जाती है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका जवाब देना है। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो सीटों का आरक्षण किया जाता है 1/3 आपको पता है कि किया जाता है तीनों स्तर पर, पंचायत, ब्लॉक और जिला के स्तर पर। तो उसमें इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, क्यों रिजर्वेशन दी जाती है, यानी सीटों का आरक्षण क्यों किया जाता है उनके लिए, महिलाओं के लिए। तो पहला है कि केवल महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में शामिल करना, या महिलाओं के लिए राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित करना और ग्रामीण विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाना, या ग्रामीण विकास के लिए अधिक धन प्राप्त करना, और चौथा ऑप्शन है पुरुषों की भागीदारी को कम करना। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका जो भी राइट जवाब आपको सिलेक्ट करना है उसको दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना था, जैसे कि सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, ताकि रोजगार भी पैदा हो सके। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था यह ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी अधिनियम का, जवाहर रोजगार योजना का, या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी योजना थी जिसका निर्माण जो गाँव में बुनियादी ढांचे ने बेसिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास है, आपको इसका जवाब देना है। अगला है कि कौन सी सहकारी समिति ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी उपभोक्ताओं के लिए कृषि उत्पादों के लिए की आपूर्ति यानी सप्लाइंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू अर्बन कंज्यूमर्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उत्पादक सहकारी समितियां हैं, क्रेडिट सहकारी समितियां हैं, उपभोक्ता सहकारी समितियां हैं, विपणन सहकारी समितियां। ठीक है, तो आपको पता है कि ये उपभोक्ता, ठीक है, तो ये आपको इसका जो राइट जवाब है आपको देना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच अंतर क्या है। ठीक है, ग्राम पंचायत क्या होती है और ग्राम सभा क्या होती है। अगर क्लास आपने अटेंड किया होगा तो आपको पता है इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ग्राम पंचायत एक निर्वाचित निकाय है, जबकि ग्राम सभा गाँव के सभी वयस्कों की एक सभा है। दूसरा कह रहे कि ग्राम पंचायत केवल विकसित योजनाएं बनाती है, जबकि ग्राम सभा उन्हें लागू करती है। तीसरा कह रहे ग्राम पंचायत के महिलाएं शामिल होती है, जबकि ग्राम सभा में पुरुष। और चौथा ऑप्शन है कि ग्राम पंचायतों को कानूनी अधिकार नहीं है और जबकि ग्राम सभा को है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इन दोनों में मेन डिफरेंस कौन कर रहा है, यानी जो अंतर है वो कौन ऑप्शन बता रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, गैर कृषि क्षेत्र यानी नॉन फार्म सेक्टर्स के विकास का क्या लाभ है। ठीक है, गैर कृषि क्षेत्र के डेवलपमेंट का क्या लाभ है। तो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ता है, या केवल बड़े शहरों में पलायन को बढ़ाता है, या मौसमी बेरोजगारी को कम करता है ताकि किसानों की आय में विविधता लाई जा सके, और यह ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आपको बताया कि गैर कृषि क्षेत्र के विकास का क्या लाभ है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कोई एक है जो इसका लाभ को दर्शाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह में संगठित करके सशक्त बनाना है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का है, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है। तो इनमें से किस योजना के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इनको संगठित करके उनको सशक्त किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक इसका राइट जवाब है जो आपको सेलेक्ट करना है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं की सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या है। पहला ऑप्शन है जनता की अत्यधिक भागीदारी, दूसरा है अपर्याप्त धन और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, केंद्र सरकार के अत्यधिक हस्तक्षेप, या शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक कोई इसका राइट जवाब होगा जो आपको देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि उनका कामकाज नौकरशाही के
प्रभुत्व से मुक्त हो सके। तो ऐसा किस समिति ने कहा था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने, या अशोक मेहता समिति ने, या एल.एम. सिंघवी समिति ने, या जी.वी.के. राव समिति ने कहा था। तो इनमें से 4 ऑप्शन बताना है कि आपको कौन सा इसका राइट जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का एक प्रमुख संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल कारण क्या है? तो व्यक्तिगत आलस्य है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ हैं, भूमि सुधारों की धीमी गति और असमान भूमि वितरण है, या साक्षरता दर में वृद्धि है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल जो कारण होता है ग्रामीण गरीबी का, उसमें से कौन है आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास में समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो केवल अमीर और बड़े किसानों का विकास है, या विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों विशेषकर वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर पहुंच, या केवल सरकारी योजनाओं के माध्यम से विकास करना, या केवल आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है कि इसका कौन सा राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए किस कार्यक्रम में ग्राम सभा की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना गया था? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत माना गया था, या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत माना गया था, या मनरेगा के तहत माना गया था, या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत माना गया। तो ठीक है, तो ग्राम सभा की जो भूमिका सबसे महत्वपूर्ण किस योजना में मानी गई आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन का कह रहे कि ग्रामीण क्षेत्र में पलायन का पुश फैक्टर कौन सा है? पुश फैक्टर कौन सा है? तो शहरी क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसर है, या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर अत्यधिक दबाव और बेरोजगारी है, शहरी जीवन शैली की ओर आकर्षण है, या ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत सामाजिक संबंध है। तो इसमें से कौन सा है जो ग्रामीण क्षेत्र में पुश फैक्टर के रूप में काम करता है पलायन के तौर पे? तो आपको बताने थे। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि किस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना और शौचालयों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है? तो इंदिरा आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, या प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है ग्रामीण, या जवाहर रोजगार योजना है। तो इसके तहत किस योजना के तहत जो है आपको पता है कि स्वच्छता और शौचालय निर्माण के लिए काम किया जाता है, प्रोत्साहन के लिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण विकास के संदर्भ में ट्राइसीम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देता है, या भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार देना, या ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनाना, या ग्रामीण महिलाओं के लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाना। ठीक है, तो बताना है कि ग्रामीण विकास के संदर्भ में जो ट्राइसीम है वो कौन सा काम इसमें से करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सेलेक्ट करना है आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ग्रामीण विकास में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या महत्व है? तो केवल वर्तमान पीढ़ी को ज़रूरत को पूरा करना होता है, या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक और सामाजिक विकास करना होता है, या तेजी से आर्थिक वृद्धि करना भले ही पर्यावरण को नुकसान हो, या केवल पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दें। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कौन सा दर्शा रहा है। ठीक है, महत्व को कौन सा दर्शा रहा है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल लिटरेसी का क्या महत्व है? तो यह केवल मनोरंजन के लिए है, यह केवल शहरों के लिए प्रासंगिक है, या ग्रामीण लोगों को ऑनलाइन सेवाएं और सरकारी योजनाओं के लिए बाजारों तक पहुंच में मदद करता है, यह पारंपरिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि डिजिटल साक्षरता का क्या महत्व है ग्रामीण क्षेत्र में। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका एक कोई राइट जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? यानी CDP जो है इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 1957 में, या 47 में, या 52 में, या 1960 में, या 1972 में। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई आपको एक सेलेक्ट करना है कि कौन सा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने प्रश्न देखा आप ऊपर किया उसका राइट जवाब अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा होगा। ठीक है, आई होप आपने सारे जो आंसर हैं 1 बाय 1 करके दिया होगा। तो यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये रिवीजन सेट है, हालांकि मैं फास्ट वे में चल रही हूँ। ठीक है, उसका रीज़न भी है मेरे पास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली में जो खुले गैर दलीय चुनाव यानी
ओपन नॉन पार्टी इलेक्शन की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब था। पहले का जो ऑप्शन नंबर बी है उसका राइट जवाब है, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। मैं बस ऑप्शन बता देती हूँ आपको कौन सा राइट जवाब है, ठीक है। सी का जो है यानी तीसरा का सी जो है उसका राइट जवाब है। तीसरा का सी राइट जवाब है। आप मैच कर लीजिए कि आपने वो दिया है या नहीं। चौथे का सी राइट जवाब है 243 जी, ठीक है। चौथे का सी है, ठीक है। पांचवा आपका प्रश्न है, पांचवे का जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। पांचवे का बी है, ठीक है। छठे पे चलते हैं। छठे का भी बी राइट जवाब है। आप मैच करते हुए चलिए कि कौन सा है। छठे का भी बी है। सातवां का सी है, सातवां का सी है। आठवां का बी है, ठीक है। सातवां का सी है, आठवां का बी है। आप मैच कर लीजिए। नाइन्थ का जो है बी ऑप्शन है, नाइन्थ का बी, 9 का बी है। और 10 का सी है, ठीक है। 10 का सी है, 9 का बी है। 11 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। 11 का सी है और 12 का ए है, 12 का ए है, 12 का ए है, ठीक है। 12 का ए है, आप मैच कर लीजिए। 13 का सी है, 13 का सी है और 14 का बी है, 14 का बी है। अगला है कि 15 का बी है और 16 का सी है। 15 का बी है और 16 का सी है, यहाँ पे आप मैच करते हुए चलिए। 17 का सी है, 18 का बी है, 17 का सी है और 18 का बी है। जो 19 है, 19 का सी है, 19 का सी है और 20 का बी है। 19 का सी है और 20 का बी है। 21 का जो है 21 का बी है, 21 का बी राइट ऑप्शन है। 22 जो है उसका ए है, 22 का ए है। 23 का बी है, 23 का बी है। 24 का देखिए तो 24 का सी है और 25 का बी है, 25 का बी है, 1952, ठीक है। तो ये आपके 25 प्रश्न हो गए हैं। अब आपको बताना है कि आपने जो सेट किया उसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। आप मैच कर लीजिए आंसर जो है, ठीक है। आप यहाँ पे मैंने आपको आंसर दिखा दिया कि क्या क्या इसका आंसर है। तो यहाँ से आप मैच करके कमेंट में बता दीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, ठीक है। आज आपको पता है कि 2 दिन क्लासेस नहीं हो पाई, उसका तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने की वजह से। हालांकि जो आपका जो 50 क्वेश्चंस का जो सेट होता है वो नहीं हो पाया। हालांकि मैं जो ये सेट है उसको मैं इस हफ्ते जो 10 क्वेश्चन करके मैं आपको दे दूँगी ताकि अगले हफ्ते पे इसका बर्डन ना पड़े, ठीक है। तो एक क्लास एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगी, 10 मिनट से कम ही की क्लास होगी। मैं कोशिश करूँगी तो 8 या 9 मिनट की क्लास हो, या मिनिमम 7 से 9 के बीच में मैं रखने की कोशिश करूँगी। हो सकता है 10 मिनट भी चला जाए। तो ये जो 50 क्वेश्चन है उसको 5 दिन में करके हम कर लेंगे, 5-5 10-10 क्वेश्चन करके, ठीक है। ताकि वो अगले हफ्ते का जो इस हफ्ते का जो रिवीजन आपका छूट गया है, जो इस हफ्ते आपने पढ़ा है उसका जो रिवीजन आपको पता है कि 50 क्वेश्चन आप करते हैं उस पर, तो वो जो छूट गया उसको मैं इस हफ्ते करा दूँगी, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।